हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 8 के जो सोशल साइंस का इतिहास भाग है हमारे अतीत, उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर सब कुछ अपलोड कर चुके हैं, तो आप इसको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 का देख सकते हैं। तो आज चलिए अब देर न करते हुए शुरू किया जाता है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 का जो नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके पहले वाला में हम लोग पढ़े थे कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है उसके बारे में, और ये चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलाना। तो सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे। ये चित्र जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी को ग्रहण करते हुए बिहार उड़ीसा में दीवानी को ग्रहण करते हुए वह चित्र दिखाया गया है। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। ये डेट याद रखिएगा, कब? 12 अगस्त 1765 को। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। मैंने पहले शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि अंग्रेज़ अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली और एक राजा टाइप का दिखाते आ रहे हैं हर चीज़ में, और हमारे इंडियन वाले को कम आंक रहे हैं। तो ये सच में ये घटना छोटी सी घटना हुई होगी, लेकिन उसको भव्य समारोह की तरह इस चित्र में दिखाया जा रहा है। अपने आप को बड़ा समझते थे। हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में तंबू में घटी होगी, रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में ऐसा हुआ होगा, ठीक ना। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना था। बंगाल का जो दीवानी था वो अंग्रेज़ के हाथ में चला जाना एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाएं, लोग को अधिकतर किस तरह तय किए, मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। देखिएगा इसमें नील आंदोलन वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे ज़बरदस्ती कराता है खेती वगैरह, कैसे कैसे चाल चलता है। कंपनी की आमदनी, अब ये देखना है कि कंपनी की आमदनी कैसे। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। भारी भरकम कंपनी लगान तो चाहती थी, लेकिन उसे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दुगना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले
पैसों से ही निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थी, क्योंकि यहाँ अब उसको दीवानी मिल चुका था। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट हो रही थी। देखिए एक चित्र है, चित्र 2, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद जो है, मुर्शिदाबाद का ये क्या है, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ों के बेचने और ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ार पर बहुत बुरा असर पड़ा था। जल्द ही जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था, अपना चीज़ बहुत ही कम पैसे में बेचना पड़ता था। किनको? कारीगर को। तो अब वो रहेंगे गांव में, कभी नहीं रह पाएंगे। किसान अपने लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट हो रहने की संभावना बढ़ रही थी। 1770 में जो अकाल पड़ा था, बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था, 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। देखिए एक ये भी बहुत बड़ी पॉइंट है कि 1770 का जो अकाल था एक बहुत बड़ा अकाल था, उसमें करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगता था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम आखिरकार कंपनी ने इस सवाल पर 2 दशकों में बहस चली। 2 दशक तक बहस चलने के बाद क्या होता है, 1793 में क्या होता है, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ है। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दिया गया। किसको मान्यता दिया गया? तालुकदार और जमींदार को, ठीक। और इनको उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दिया गया कि हाँ इतना आपको देना है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उन्हें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब इसका समस्या का देखिए, चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय वहाँ का ये गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस का चित्र। अब यहाँ पे बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का क्या कथन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कोलब्रुक क्या कहते हैं। तो बंगाल में बहुत सारे गाँव में कई ताकतवर रैयत खुद की खेती नहीं करते थे। रैयत मीन्स क्या होता है? किसान होता है। रैयत मीन्स किसान, रैयत का मतलब किसान, लिख लीजिएगा। औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच.डी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी: बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीजों, आजीविका व कर्जों के बदले बेगाड़ी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कर सकते हैं, न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई भी देती है। ठीक, ऐसा तो समस्या था। अब समस्या क्या था उसको देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त। मगर अस्थाई बंदोबस्त ने एक समस्या पैदा कर दी। क्या कर दी? कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में ज़मींदार को भारी परेशानी हो रही थी।
वे जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए क्या किए दे देते हैं। देख लीजिएगा, उम्मीद देखिए दिखाई दे रही थी, आमदनी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार ज़मीन देकर लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव के किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था। ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से भी बेदखल कर दिया जाता था। ऐसी तो स्थिति थी। एक नई व्यवस्था, अब एक और नई व्यवस्था आती है। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने इस बात पे यकीन हो गया चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। सोच रहे थे भाई इसमें बहुत ज़रूरी है बदलाव लाना। जब कंपनी को शासन व्यापार के खर्च चलाने की और पैसे की ज़रूरत थी, तो अस्थायी राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। मतलब कि खर्च ज़्यादा है तो अपने खर्च चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो है, तो वो अस्थायी रूप से कैसे उसको रख के चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों इलाकों के ज़्यादातर हिस्सा जो अभी उत्तर प्रदेश में है, कि हॉल्ट में कंजी नाम के एक अंग्रेजी नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1882 में लागू किया गया। मतलब कि ये महलवाड़ी व्यवस्था होगा। देखिएगा, ये तो पहले अस्थायी बंदोबस्त था, ये आएगा नई व्यवस्था महलवाड़ी होगा। देखा जाए, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में एक गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत को अनुमानित राजस्व से जोड़ कर हर ग्राम समूह, जो गांव के ग्राम समूह को कहा जाता था, महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। देखिए, पहले वाला में क्या था बेटा, तो उसमें था कि एक अस्थायी कर दिया गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, यहाँ बढ़ा दिया जाएगा। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मा जमींदार के बजाय किसको मिला, गांव के मुखिया को। और इस व्यवस्था को नाम महलवाड़ी व्यवस्था पड़ा। पहले पढ़े थे अस्थायी व्यवस्था। अब मुनरो व्यवस्था क्या है, इसको देख लेते हैं। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था का प्रयास किया जाने लगा। देखिए, जो उत्तर भारत में ये था अस्थायी बंदोबस्त जो था, दक्षिण भारत में नहीं था। दक्षिणी भारत के इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू किया जाने लगा। जो नई व्यवस्था विकसित हुई से रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। रैयत माने किसान होता है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद, अगले चैप्टर में हम पढ़े थे हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में, कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। थॉमस मुनरो जो थे, इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में व्यवस्था लागू की गई। मुनरो व्यवस्था कहाँ लागू किया, दक्षिण भारत में। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनके तर्क यह था कि सीधे किसानों को ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से अपनी ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व का आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक
और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुंडो का यह मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। नई मुंडे व्यवस्था लागू होने के महज कुछ साल बाद ही उनमें समस्याएं दिखाने लगी। देखिए क्वेश्चन भी आएगा ना, तो इसमें से आंसर मिलेगा बहुत अच्छा से, इसी में से आंसर मिलेगा। तो ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों को बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 पढ़िएगा आगे कि मुंडो व्यवस्था के कारण क्या समस्या हुई, तो वो आपको इसका आंसर ये बनेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करके इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। अगर पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।